आज का वीडियो भारतीय संविधान का 13वां वीडियो और चैप्टर 7 का पहला वीडियो होने वाला है। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, विषय को सरलता से समझाने के लिए मेहनत करते हैं और आखिरी में विश्लेषण के रूप में आप लोगों के सामने पूरे विषय को प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोगों को यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और हमारी चैनल पर इसी तरह से दूसरे विश्लेषण आते रहे। तो आज का विश्लेषण समझना शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के चैप्टर 7 जिसमें आर्टिकल 52 से 76 दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 52 से 61 का विश्लेषण करेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से 61 के तहत राष्ट्रपति के विषय में बताया गया है और भारत के नागरिक होने के कारण हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में किस राष्ट्रपति की पसंदगी किस तरह से की जाती है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति को कितनी सत्ता दी गई है और इसके अलावा बहुत कुछ जो सभी भारतीय नागरिकों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है। यहाँ बताया गया है भारत में एक राष्ट्रपति रहेंगे जिनको भारत के संविधान का मुखिया गिना जाएगा, लेकिन उनके अधीन भारत का कारोबार नहीं रहेगा। राष्ट्रपति का स्थान एक राजा जैसा होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन राज्य के शासकीय प्रशासन में उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्हें राष्ट्र का प्रतीक माना जाएगा। भारत के शासन में राष्ट्रपति का स्थान एक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ही होगा और अंत में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र के लिए जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसको भारतीय नागरिकों के बीच में रखना होगा। यानी सरल भाषा में आप मान सकते हो कि भारत के राष्ट्रपति को एक संवैधानिक मुखिया पद पर बैठाया जाता है या किसी भी तरह से राष्ट्रपति के निर्णय नहीं ले सकते, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे लेकिन राष्ट्र का शासन नहीं कर सकते। तो इस तरह से राष्ट्रपति को भारत में एक संवैधानिक पद पर बिठाया जाता है। अब हम राष्ट्रपति का कार्यकाल जानते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति जिस दिन अपना कार्यकाल संभालते हैं उस दिन से 5 साल तक उनका कार्यकाल गिना जाता है। उनके बाद उन्हें अपने पद से हटा दिया जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर राष्ट्रपति को अपने पद पर नहीं बने रहना तो वह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में यह इस्तीफा उनके द्वारा देश के उपराष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उपराष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति अपने पद से खुद ब खुद हट सकते हैं। यहाँ पर एक और बात हमें ध्यान में रखनी है, जिस वक्त राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होता है, ऐसे में भारत के दूसरे राष्ट्रपति का चयन नहीं किया जाता। तो दूसरे राष्ट्रपति के आने तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे क्योंकि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद खाली नहीं रखा जा सकता। इसलिए भारत के संविधान के तहत यह बातें बताई गई है। अब इससे आगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्तियां बताई गई है, जिसमें हमें 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, भारतीय प्रदेश की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, भारतीय प्रदेश के सैन्य बलों पर सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति में निहित होगा और उसके माध्यम से कानून द्वारा विनियमन किया जाएगा। तीसरा, महाभियोग अधिनियम के तहत किसी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण को सौंपे गए किसी भी कार्य को राष्ट्रपति अधीनस्थ नहीं माना जाएगा और संसद को कानून द्वारा राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण को कोई भी कार्य सौंपने से कोई भी नहीं रोका जाएगा, यानी कि कोई भी नहीं रोक सकता। तो सरल भाषा में समझते हैं, भारत के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का मुखिया माना जाएगा और इसके अलावा अगर किसी राज्य में राज्य की सरकार के द्वारा अच्छी तरह से कार्य नहीं किया जाता तो वहां पर राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं और सत्ता को अपने हाथ में भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसे में राष्ट्रपति 6 महीने से लंबे टाइम तक अपने हाथ में सत्ता नहीं रख सकते। ऐसे में तुरंत चुनाव करवाना अनिवार्य है
और इसके अलावा राष्ट्रपति को संसद से जुड़े संसद सभ्य के द्वारा किसी भी तरह से कुछ गलत किया जाता है, ऐसे में उनके खिलाफ कार्यवाही का अधिकार भी संविधान के तहत दिया गया है, यानी कि संसद सभ्य को भी उनके पद से हटा सकते हैं। तो मूल रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के तहत यह बातें बताई गई है। अब हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 54 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में बताया गया है। तो हमें भारतीय नागरिक होने के नाते राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है यह पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का चयन करने के लिए देश का उपला और निचला दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक संसद सभ्यों के द्वारा अपने कीमती वोट का उपयोग किया जाता है और इसके अलावा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सभी विधायकों के वोट का भी उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी चुने हुए सदस्य होते हैं उन सभी लोगों के अपने कीमती वोट का उपयोग करते हैं और राष्ट्रपति का चयन करते हैं। तो इसी तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 55 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 के तहत राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतगणना की जाती है उसका सही तरीका क्या है। पहला, किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुने गए प्रत्येक सदस्य के पास उस राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित करके प्राप्त 1000 गुणांक से बराबर वोट होंगे। इस उदाहरण के रूप में समझते हैं, किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है और उस राज्य के विधायक 100 है। ऐसे में 1 लाख को 100 से विभाजित करना है, यानी कि प्रत्येक विधायक के मत की गणना 1000 होगी। अब इसे 1000 को 1000 से गुणना है, तो अब जो अंक निकल कर आता है यह 10 लाख हो चुका है। तो इस तरह से एक विधायक की वोट की वैल्यू 10 लाख हो चुकी है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया में प्रत्येक राज्य के विधायकों के वोट की गिनती की जाती है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के सौंपे गए मतों की कुल संख्या को विभाजित करने और 1/3 से ऊपर के अंकों को एक रूप से गिनने और उसके नीचे अंकों की गिनती नहीं करने पर जो मतों की संख्या होगी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के लिए गिनी जाएगी। अब इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। जिस तरह से हमने विधान परिषद के विधायकों के मतों की गिनती की और अंत में एक विधायक के वोट की वैल्यू 10 लाख के बराबर पाई गई, यानी कि 10 लाख गिनती में आई। अब इसके आगे समझते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लो, भारत के संसद के दोनों गृहों संसद सभ्यों की कुल संख्या 500 है। ऐसे में उन्हें विधानसभा के प्रत्येक विधायक के वोट से विभाजन करना है। ऐसे में 10 लाख को 500 से विभाजन करने पर 2000 की संख्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रत्येक सांसद के मत की वैल्यू 2000 गिनी जाएगी। तो इस तरह से राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया के लिए मतों की गिनती की जाती है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के तहत मिली राष्ट्रपति की शक्तियों को भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को विविध कार्यकारी शक्तियां मिली है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति होते हुए चुनी हुई केंद्र सरकार के मंत्रियों की सलाह के बिना राष्ट्रपति कभी भी निर्णय नहीं ले सकते। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पद को कठपुतली माना जा सकता है। इसके अलावा भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर जारी सभी आदेश अन्य लेख निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किए जाते हैं और इस प्रकार प्रमाणित आदेश या लेख की वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इस आधार पर कि उसका आदेश है जो न तो बनाया गया है और न ही लिखा गया है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि चुनी हुई सरकार के कहे मुताबिक राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। इसी तरह से संघ या राज्य की कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में किए गए अनुबंध राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित किए जाएंगे और ऐसी शक्तियों के प्रयोग में दी गई संपत्ति के संबंध में ऐसे सभी अनुबंधों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति दफ्तर के व्यक्तियों के द्वारा अंकित किया जाएगा और इसे सभी लोगों को मानना होगा। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री, भारत के महाअधिवक्ता, भारत के महालेख परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल
अंतरराष्ट्रीय समिति, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के एक समूह के लिए संयुक्त आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयुक्त यानी कि चुनाव के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय जनजाति आयोग, भाषा आयोग, यह सभी पदों पर राष्ट्रपति के द्वारा चयन प्रक्रिया की जाती है। लेकिन आमतौर पर नियुक्ति की शक्तियों में हटाने की शक्तियां भी शामिल होती है। संविधान विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों को हटाने का प्रावधान करती है। इसी तरह से भारत के राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां भी मिली है। सैन्य बलों पर सर्वोच्च नियंत्रण राष्ट्रपति के निहित होता है। राष्ट्रपति में निहित इस शक्तियों का प्रयोग कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है, लेकिन संसद के पास कानून बनाने की शक्तियां है। सैन्य बलों की संरचना, उनके रोजगार की शर्तें आदि को ध्यान में रख संसद ने सेना अधिनियम भी पारित किया है। भारत के राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते, यानी कुछ भी काम करने से पहले राष्ट्रपति को चुनी हुई सरकार और उनके मंत्रियों की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के पास राजनयिक शक्तियां भी होती है। इसी का उपयोग कर राष्ट्र के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति अन्य देशों में राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और अन्य देशों के राजदूतों के साथ राजनयिक नेताओं और अन्य राष्ट्रों के प्रमुखों का स्वागत भी करते हैं। इसके अलावा सभी अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते उनके नाम पर किए जाते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति को बहुत सी सत्ता मिली है। इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण सत्ता भारत के राष्ट्रपति के पास होती है और वह है वैधानिक शक्ति। इसे आप मुख्य सत्ता मान सकते हो, क्योंकि इसी का उपयोग कर भारत के राष्ट्रपति चुनी हुई सरकार के मंत्रियों की पसंद कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री एवं प्रत्येक मंत्री को शपथ दिलवाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाते हैं। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को भी शपथ दिलवाते हैं और इन सब से जरूरी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की एक साथ में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसी तरह से संसद के प्रत्येक राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं और दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति को बहुत सी सत्ता दी गई है, लेकिन आमतौर पर कभी भी राष्ट्रपति खुद ब खुद कोई भी निर्णय नहीं लेते और चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करते हैं। तो ऐसा आप मान सकते हो, राष्ट्रपति सरकार के हस्तक्षेप के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान किस तरह से उनके पद से हटाया जा सकता है वह भी समझ लेते हैं। हमने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर जनता के द्वारा नहीं किया जाता, उनको मंत्रियों और विधायकों के द्वारा पसंद किया जाता है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने से 5 साल का होता है, जिसके पहले अगर वो चाहे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और खुद ब खुद अपने पद से हट सकते हैं। पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति को संविधान के प्रति निष्ठावान रहने और भारत के लोगों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए शपथ दिलाई जाती है और यह शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। तो परस्पर मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति को उनका पद से बर्खास्त करने के लिए भारत की संसद के किसी एक गृह में संकल्प करने और उनके ऊपर लगे आरोप सिद्ध करके राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए बात रखी जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति को उनके पद से बर्खास्त करने के संकल्प रखने से 14 दिन पहले संसद के उस गृह को नोटिस देना जरूरी है। यानी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के 14 दिन पहले संसद के जिस गृह में संकल्प करना है उस गृह को नोटिस देनी होगी। इसके अलावा नोटिस देने से पहले 25% सभ्य के द्वारा संकल्प पत्र में साइन करना भी अनिवार्य है। तो सबसे पहले संसद के 25% सदस्यों का साइन किया संकल्प पत्र बनाना होगा। उसके बाद 14 दिन से पहले संसद के अध्यक्ष को नोटिस देनी होगी। उसके बाद संसद में संकल्प को प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा भारत की संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में से जिस सदन के द्वारा राष्ट्रपति को बर्खास्त करने के लिए संकल्प दिया गया है
उसके खिलाफ दूसरे सदन के द्वारा जांच की जाएगी और अगर संकल्प सही पाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ गलत किया गया है, यह बात साबित हो जाती है, ऐसे में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सभा में उपस्थित किया जाएगा और उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। उसके खिलाफ वह क्या कहना चाहते हैं वह सुनना होगा और ऐसे में दोनों सदनों के सभी सभ्यों के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर आरोप में विषय में राष्ट्रपति को सब कुछ कहना होगा। राष्ट्रपति का वर्तन कैसा है यह भी जांच की जाएगी। इसके बाद अगर राष्ट्रपति दोषी पाए जाते हैं तो संसद के दोनों सदनों की बहुमति के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा और उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनके लिए वो केस भी दर्ज किया जाएगा और एक आम नागरिक के रूप में पूर्व राष्ट्रपति को उस केस में सुनवाई में हाजिरी होने देना होगा, यानी कि कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति को अपने पद पर होते हुए कुछ गलत करते पाया जाता है तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उनको उनके पद से हटाया जाएगा। तो भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो आज के वीडियो में हमने भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जो भी बातें बताई गई है और राष्ट्रपति को कौन सी सत्ता दी गई है, राष्ट्रपति को किस तरह से कार्य करना होगा, राष्ट्रपति को किस तरह से पसंद किया जाता है, राष्ट्रपति को पसंद करने के लिए किस तरह से इलेक्शंस करवाए जाते हैं और अंत में अगर राष्ट्रपति गलत पाए जाते हैं तो उनको उनके पद से किस तरह से हटाया जाता है, यह सब बात हमने सरलता से समझाने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद।